हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों का एग्जाम जो है बेहतरीन ढंग से जा रहा होगा। ठीक है, तो मैं लाया हूं आप लोगों के लिए कक्षा 10 यानी कि जो सामाजिक विज्ञान का चल रहा था मेरा भाग 1 मैंने भूगोल का चला दिया था। ठीक है, अब भाग 2 लेकर आया हूं। भाग 2 क्या है मेरा भाई, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मैंने टोटल 60 क्वेश्चन उठाए हैं जो कि संपूर्ण चैप्टर से होने वाला है। ठीक है, और ये क्वेश्चन मेरे भाई जितने भी क्वेश्चन है उसमें से आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देश की प्रति व्यक्ति आय उसकी गणना करके निकाली जा सकती है। किस तरीके से आप किसी भी देश के प्रति व्यक्ति की आय निकाल सकते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति की कुल आयु, देश की कुल आयु, जनसंख्या में से राष्ट्रीय आय को विभाजित करके वस्तु और सेवाओं की कुल कीमत, देश का कुल निर्यात, आप किस तरीके से निकाल सकते हैं किसी भी देश के प्रति व्यक्ति का आय। ठीक है, तो आपका आंसर होने वाला है मेरे भाई कि देश की कुल जनसंख्या में से राष्ट्रीय आय को विभाजित करके। ठीक है, इससे आप लोग प्रति व्यक्ति आय निकाल सकते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2 है। ठीक है, चैप्टर कौन सा है, विकास। विकास चैप्टर से सबसे पहला चैप्टर विकास है अर्थशास्त्र का। क्वेश्चन नंबर दूसरा, केरल का शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि मेरे भाई बताना है यहाँ की जलवायु स्थितियां अच्छी हैं, यहाँ पर्याप्त आधारभूत संरचना है, यहाँ मूल स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान है, यहाँ निवल नामांकन अनुपात कम है। आपका आंसर होने वाला है मेरे भाई कि यहाँ मूल स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान है, इसलिए केरल का शिशु मृत्यु दर कम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। करा कि शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है। चलिए भाई अब आपको हम बताते हैं कि शिशु मृत्यु दर जो है किस चीज को सूचित करता है। तो इसका आंसर होने वाला है मेरे भाई कि किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात जो होता है मेरे भाई शिशु मृत्यु दर कहलाता है। ठीक है, यानी किसी वर्ष में अगर किसी राज्य में 1000 बच्चा जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु में बच्चे जो मर जाते हैं उस अनुपात को क्या कहते हैं, शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। इसके पहले मैंने 2 क्वेश्चन पहले बताया था केरल। ठीक है, क्या इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, केरल में जो है शिशु मृत्यु दर सबसे कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 5, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसका मानव विकास सूचकांक भारत से अधिक है। मानव विकास सूचकांक जो है ये बहुत ही बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था, ठीक है, जो विकासशील देश होते हैं वो उसको लिया जाता है विकास सूचकांक में। भारत से अधिक किसका है, तो मेरे भाई इसका आंसर होने वाला है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका भारत पड़ोसी देशों में श्रीलंका जो है, श्रीलंका का मानव विकास सूचकांक भारत से अधिक है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6वां देखते हैं। हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के विकास के लक्ष्य के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। चलिए भाई हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के विकास के लक्ष्य के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। इसका आंसर होने वाला है मेरे भाई लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया। ठीक है, लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, इसका क्या अर्थ है। ठीक है मेरे भाई ये क्वेश्चन जो है आपके पेपर में छप के रखा होगा, VBI आप इसको कह सकते हैं। जीडीपी का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है मेरे भाई सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 7वां, सकल घरेलू उत्पाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8वां क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है। देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार, ठीक है, तो क्या संसाधन से किया जा सकता है, जनसंख्या से, यहाँ पे जनसंख्या, ठीक है, औसत आय, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप किस आधार पर किसी भी देश की तुलना, विकास की तुलना कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई औसत आय। ठीक है, औसत आय से, क्वेश्चन नंबर 8वां मेरे भाई, औसत आय से आप किसी भी देश के विकास की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, विकास की तुलना कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9वां,
किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। मेरे भाई राष्ट्रीय आय की बात कर रहा है तो आपको क्या प्राप्त होगा, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगा। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगा। राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होने वाला है, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां, किसी देश के विकास को प्राय निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, तो इसका भी आंसर होने वाला है मेरे भाई प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय से निर्धारित किया जा सकता है विकास को। ठीक है, चलिए 11 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अभी विकास से ही चल रहा है, चैप्टर विकास से ही क्वेश्चन चल रहे हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है, तो मेरे भाई इसका आंसर होने वाला है आपका, देखिए केरल दिया है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसमें से आपका जो है कि विकास सूचकांक यानी कि ज्यादा विकसित राज्य कौन सा है, तो केरल। ठीक है, केरल आपका राइट आंसर होने वाला है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी बहुत जबरदस्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीनीकरण संसाधन है। गैर नवीनीकरण संसाधन है, ठीक है, वन, जल, खनिज तेल, वायु ऊर्जा। इसमें से आपका जो है कि खनिज तेल जो है कि गैर नवीनीकरण संसाधन है, बाकी सब आपका क्या है, नवीनीकरण संसाधन होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं जिसका नाम क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है, इसका मेरा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेवा क्षेत्र में जो गतिविधियां शामिल होती है, ठीक है, वे क्या है सेवा क्षेत्र में। चलिए कृषि, डेयरी, मत्स्य एवं वानिकी, चीनी, बनाना, गुड़ एवं ईंटें, परिवहन, संचार एवं बैंकिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई ऑप्शन नंबर तीसरा, परिवहन, संचार एवं बैंकिंग जो है वो सेवा क्षेत्र में शामिल होता है। ठीक है, परिवहन, संचार एवं बैंकिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संगठित क्षेत्र का सही उत्तर बताइए। संगठित क्षेत्र का सही उत्तर कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला है मेरे भाई, इसके अंतर्गत वे उद्यम आते हैं जहां रोजगार की शर्तें नियमित होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर पहला होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या तीसरा, निम्न में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, वर्गीकृत किया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या तीसरा है, फटाफट आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर होने वाला है मेरे भाई उद्यमों। ठीक है, उद्यमों के स्वामित्व पर ऑप्शन नंबर तीसरा जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, निम्न में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को वर्गीकृत किया जाता है, तो इसका आंसर होने वाला है मेरे उद्यमों के स्वामित्व पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, करा निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया। चलिए फटाफट बताइए, निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है मेरे 2005 में। ठीक है, 2005 में लागू किया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सी क्रियाकलाप द्वितीय के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए द्वितीय के क्षेत्र के अंतर्गत आता है क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, चलिए तो क्या है, यह वस्तुओं के स्थान पर सेवाएं उत्पन्न करता है, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण द्वारा बदला जा सकता है। राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण द्वारा बदला जाता है। क्या है आपका एक क्रियाकलाप का द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6वां है, क्या कह रहा है भाई, सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्नलिखित में से किसके पास होता है। सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व, तो मेरे भाई इसका आंसर होने वाला है सरकार के पास होता है। ठीक है, सरकार के पास होता है सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व, किसके पास होता है, सरकार के पास होता है। आपको आंसर याद करना है। चलिए, अर्थ बेरोजगारी का अर्थ
ऐसी स्थिति है जहां लोग अल्प बेरोजगारी की बात करें तो मेरे भाई इसका आंसर होने वाला है रोजगार तो है बट मेरे भाई उत्पादन क्या है, शून्य है। इसी को क्या कहते हैं, अल्प बेरोजगारी कहते हैं। रोजगार में है परंतु उत्पादन क्या है, शून्य है, क्या कहलाता है, अल्प बेरोजगार कहलाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीय के क्षेत्र में नहीं आती है, ठीक है, नहीं आती है। तो तृतीय क्षेत्र आपका बैंकिंग होता है, अध्यापन होता है, किसी कॉल सेंटर में काम करना, ये सब के सब क्या कहलाते हैं आपके मेरे भाई तृतीयक, ठीक है, तृतीयक क्षेत्र कहलाते हैं, तृतीयक क्षेत्र कहलाते हैं। और बचा आपका मधुमक्खी पालन, ठीक है, तो ये आपका तृतीय क्षेत्र में नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य है, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए फटाफट आंसर बताइए। लाभ कमाना, मनोरंजन, सामाजिक कल्याण और सुरक्षा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरे भाई सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य जो है आपका सामाजिक कल्याण और सुरक्षा है। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है राइट आंसर होगा। चलिए, टिस्को जैसी कंपनी में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट लागू नहीं होगा। टिस्को जैसी कंपनी में, ठीक है, टिस्को जैसी कंपनी में कौन सा एक्ट लागू नहीं होता है, क्वेश्चन नंबर 10वां, ठीक है। तो इसका आंसर होने वाला है मेरे भाई राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट लागू नहीं किया जाता, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट को लागू नहीं किया जाता टिस्को जैसी कंपनी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 11वां चलेगा। कृषिगत क्षेत्र के श्रमिक होते हैं, कृषिगत क्षेत्र के श्रमिक होते हैं, तो इसका आंसर होने वाला है मेरे भाई अल्प बेरोजगार। अल्प बेरोजगार किसे कहते हैं, मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। अल्प बेरोजगार को क्या कहा जाता है, कृषिगत क्षेत्र के श्रमिक को अल्प रोजगार कहा जाता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है, तो इसका अल्प बेरोजगार आंसर होगा, ठीक है। अल्प रोजगार को एक प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मुद्रा और साख। चैप्टर का क्या नाम है मेरे भाई, मुद्रा और साख। तीसरा चैप्टर है अर्थशास्त्र का। चलिए, तीसरे चैप्टर के पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कि भारत में विनिमय माध्यम के रूप में कौन सी करेंसी, ठीक है, कौन सी करेंसी का प्रयोग किया जाता है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए, कौन सी करेंसी का प्रयोग किया जाता है। डॉलर है, पौंड है, यूरो है, रुपया। तो देखेंगे भाई भारत की बात किया तो भारत में क्या है आपका रुपया जो है कि राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो रुपया आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है, क्योंकि मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है क्योंकि मेरे भाई इसे किसी भी वस्तु या सेवा के लिए सरलता से बदला जा सकता है, इसमें दोहरे सहयोग की आवश्यकता से छुटकारा मिलता है, यह विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का कार्य करता है, उपयुक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा की बात करें तो इसका मेरे भाई सभी आंसर होंगे, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से सभी जो होंगे आपके विनिमय का माध्यम कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है। मुद्रा का जो रेख होता है, ठीक है, निर्गमन किसके द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई केंद्रीय सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा का निर्गमन किया जाता है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में साख के औपचारिक साधनों में नहीं होते। चलिए भाई, निम्नलिखित में साख के औपचारिक साधनों में नहीं होते बैंक, सहकारी समितियां, कर्मचारी, उपयुक्त में कोई नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर चौथा जो है आपका, इसका राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई कर्मचारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा जो होगा करेक्ट होगा, कर्मचारी साख के औपचारिक संसाधनों में नहीं होते हैं। चलिए, SHG क्या है, ठीक है, SHG क्या है, क्वेश्चन नंबर 5वां। चलिए, इसका राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई स्वयं, ठीक है, स्वयं सहायता समूह। SHG स्वयं सहायता समूह SHG का फुल फॉर्म होगा। चलिए, निम्नलिखित में करेंसी मुद्रा का रूप है, करेंसी मुद्रा का रूप है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। फटाफट आंसर बताइए, निम्नलिखित में करेंसी मुद्रा का कौन सा रूप है, सबसे पुराना है, आधुनिक है, दोनों है,
उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होने वाला है मेरे भाई आधुनिक है, ठीक है, आधुनिक है, करेंसी जो है मुद्रा का आधुनिक रूप है। चलिए फटाफट, निम्नलिखित में बैंक शाख का कौन सा साधन है, बैंक शाख का कौन सा साधन है, तो इसका आंसर होने वाला है मेरे भाई औपचारिक साधन है, ठीक है, बैंक शाख का औपचारिक साधन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में साहूकार जो होते हैं मेरे भाई, गाँव में साहूकार जो होते हैं वो उधार राशि पर ब्याज लेता है, ब्याज लेता है क्या, बहुत अधिक लेता है, बहुत कम लेता है, सामान्य लेता है, कुछ नहीं लेता। एक बात बताओ, अगर आप किसी गांव में हैं और ऋण लेने गए तो वो ब्याज कितना लेता है, तो कुछ नहीं लेता, ये तो आपका होगा नहीं, क्योंकि कुछ न कुछ ब्याज लेगा, सामान्य लेगा ये भी नहीं होगा, बहुत कम लेगा ये भी नहीं होगा, वो लोग बहुत ही अधिक ब्याज लेते हैं। और बात करें कौन सा ब्याज, तो लेते हैं आपकी CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज लेते हैं, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हैं साहूकार लोग जो होते हैं, बहुत ही अधिक ब्याज लेते हैं। चलिए निम्नलिखित में बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक से कर्ज लेने वाले अधिकांश कौन है, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, या ये सभी हैं। बांग्लादेश की बात कर रहा है, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक से कर्ज सबसे ज्यादा कौन लिए हैं, तो इसका आंसर होने वाला है मेरे भाई महिलाएं जो लोग हैं सबसे ज्यादा कर्ज लिए हैं बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में सबसे ज्यादा कर्ज ग्रामीण बैंक से कौन लिए हैं, तो महिलाएं लोग ज्यादा लिए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, धनी परिवारों के लिए साख का, ठीक है, किसका साख का कौन सा मुख्य स्रोत है, तो इसका आंसर होने वाला है मेरे औपचारिक क्षेत्र, ठीक है, औपचारिक क्षेत्र इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सिक्कों के प्रयोग से पहले निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का मुद्रा, ठीक है, वस्तु का मुद्रा के रूप में प्रयुक्त किया जाता था, अनाज होता है या मकान, खेत, दुकान। चलिए फटाफट आंसर बताइए क्या होगा, तो इसका आंसर होने वाला है मेरे अनाज, ठीक है, क्या होगा, अनाज जो होगा आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है, सिक्कों के प्रयोग से पहले अनाज का मुद्रा के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। चलिए भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई, ये मेरे भाई क्वेश्चन छप के रखा होगा, VVI इसको कर लेना, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी, ठीक है, कब लागू की गई थी। और ये आपका अगला चैप्टर है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था से, ठीक है, चौथा चैप्टर का नाम है, चौथे चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी, तो इसका आंसर होने वाला है मेरे भाई 1991 में लागू हुआ था भारत में नई आर्थिक नीति, ठीक है। चलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में निवेश क्यों करती है, चलिए बताइए भाई, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है विदेशों में क्यों निवेश करती है, तो इससे वे अपने अधिक लाभ के लिए, ठीक है, अपने अधिक लाभ के लिए निवेश करते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। चलिए भाई फोर्ड ने 1700 करोड़ लागत से अपना संयंत्र कहाँ स्थापित किया, फटाफट बताइए भाई, मुंबई में किया था, कोलकाता में, कानपुर में, चेन्नई में, कहाँ स्थापित किया था, फोर्ड ने 1700 करोड़ रुपए का लागत लगाकर, ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला है मेरे भाई चेन्नई में स्थापित किया था, ठीक है, चेन्नई में स्थापित किया था। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है, वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है, क्वेश्चन नंबर चौथा, देशों के बीच तीव्र तालमेल, देशों के बीच अधिक वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, आयात पर कर्ज बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होने वाला है मेरे भाई आयात पर कर्ज बढ़ाना, ठीक है, वैश्वीकरण की विशेषता यही नहीं, ठीक है, वे आयात पर कर्ज बढ़ाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वैश्वीकरण के द्वारा लोगों को आपस में जोड़ने का परिणाम होगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5वां, वैश्वीकरण के द्वारा लोगों को आपस में जोड़ने का परिणाम होगा, तो इसका आंसर होने वाला है मेरे भाई ऑप्शन नंबर दूसरा, उत्पादकों में पहले से अधिक प्रतियोगिता, ठीक है, इसका राइट आंसर दूसरा होगा। चलिए विदेशी व्यापार किनके बीच होता है, विदेशी व्यापार
विदेशी व्यापार जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि विदेश की बात करें तो दो देशों से मिलकर क्या होता है विदेशी व्यापार, यानी कि दो या दो से अधिक देशों के बीच जो व्यापार होता है उसे क्या कहते हैं विदेशी व्यापार कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक देशों के बीच होने वाले व्यापार को विदेशी व्यापार। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की विशेषता नहीं है? ठीक है, नहीं है, इसका आंसर होने वाला है मेरे भाई यह केवल अपने देश के श्रमिकों को काम पर लगाती है। ठीक है, यह केवल अपने ही देश के श्रमिकों को काम पर लगाती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी की विशेषता नहीं है। चलिए, सेज क्या होता है? सेज, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसको हिंदी में पूछा है तो इसका राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई विशेष आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सेज का मीनिंग क्या होगा? SEZ, SEZ। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? विशेष आर्थिक क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत का निर्यात नहीं है? भारत का निर्यात नहीं है तो मेरे भाई चाय का निर्यात होता है, कॉफी का होता है, तंबाकू का होता है, उर्वरक का निर्यात नहीं होता, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा, उर्वरक का निर्यात नहीं होता भारत के। निम्न में से किसको वैश्वीकरण से सबसे कम लाभ हुआ? ठीक है, निम्न में से किसको वैश्वीकरण से सबसे कम लाभ हुआ? तो कृषि क्षेत्र वालों को सबसे कम लाभ हुआ वैश्वीकरण से। ठीक है, वैश्वीकरण से कृषि क्षेत्र वालों को सबसे कम लाभ हुआ। चलिए भाई, अगला चैप्टर से हम लोग चलते हैं उपभोक्ता अधिकार। चैप्टर का क्या नाम है? उपभोक्ता अधिकार। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कोपरा का अर्थ किससे है? कोपरा का अर्थ किससे है? तो इसका होगा मेरे भाई उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम है। वो कोपरा का अर्थ उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक मार्ग प्रमाण पत्र है। ठीक है, एक मार्ग जो होता है प्रमाण पत्र किसका है? ठीक है, तो आपका होने वाला आंसर मेरे भाई खाद्य तेलों का। ठीक है, खाद्य तेलों का एक मार्ग प्रमाण पत्र होता है खाद्य तेलों का। चलिए, उपभोक्ता कल्याण संगठन के विश्व स्तरीय संस्थान को क्या कहते हैं? ठीक है, उपभोक्ता कल्याण संगठन के विश्व स्तरीय संस्थान को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर होने वाला है आपका तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो इसका आंसर होगा मेरे भाई उपभोक्ता इंटरनेशनल। उपभोक्ता इंटरनेशनल जो है आपका विश्व स्तरीय संस्थान कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर चौथा, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। चलिए एक दिवस से क्वेश्चन आप लोग VVI लगा लेना। ठीक है, VVI लगा लेना। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपका जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। चलिए, उत्पादक के घटकों को विस्तृत जानकारी निम्न में से किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है? उत्पादक के घटकों को। ठीक है, चलिए तो इसका मेरे भाई सुनिश्चित की जाता है सुरक्षा पाने का। ठीक है, सुरक्षा पाने का अधिकार। ऑप्शन नंबर पहला जो होगा आपका राइट आंसर होगा, सुरक्षा पाने का अधिकार। यहाँ पर सूचना पाने का अधिकार ऑप्शन आप लोग एकदम देख के बढ़िया सा लगाना। ठीक है, भारत में उस एजेंसी को ज्ञात कीजिए जो वस्तुओं और सेवाओं के लिए मानक निर्धारित करती है। मानक निर्धारित करती है, क्वेश्चन नंबर 7वां। चलिए, भारत में उस एजेंसी को ज्ञात करना है तो इसका राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई कोपरा जो है वो किसी भी वस्तुओं और सेवाओं के लिए मानक निर्धारित करती है। ठीक है, कोपरा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आप हॉलमार्क चिन्हित पाएंगे। हॉलमार्क कहाँ चिन्हित पाएंगे? तो इसका आंसर होने वाला है मेरे भाई जेवर पर, सोने का आभूषण पर, बिजली के तार पर, हीटर पर। किस पर आप लोग हॉलमार्क चिन्हित पाएंगे? तो आपका ऑप्शन नंबर पहला जो होगा करेक्ट होगा। ठीक है, जेवर पर हॉलमार्क चिन्ह लगा होता है। चलिए, जिला स्तर की अदालतों में कितनी राशि तक के मुकदमों की सुनवाई होती है? ये भी VVI क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जिला स्तर की पूछा है तो अदालतों में कितनी राशि तक के मुकदमों की सुनवाई की जाती है? तो इसका आंसर होने वाला है मेरे भाई 20 लाख रुपए तक। ठीक है, अधिक से अधिक कितने रुपए तक? तो 20 लाख रुपए तक सुनवाई की जा सकती है जिला स्तरीय की अदालतों में। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देशों को कब अपनाया? चलिए भाई, दिशा निर्देशों को कब अपनाया संयुक्त राष्ट्र ने? तो इसका आंसर होने वाला है मेरे भाई 1985 में अपनाया था। ठीक है, 1985 में अपनाया गया था कि संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए 1985 में दिशा निर्देशों को अपना लिया था। ठीक है, तो मेरे भाई ये रहा मेरे अर्थशास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप और 60 क्वेश्चन। ठीक है, वो भी सारे के सारे एनसीईआरटी जो सब प्रत्येक चैप्टर से लिए थे। तो अगले वीडियो में हम लोग इतिहास से मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।